दिल में अनेकों सपने लिए एकांशी सुहाग सेज पर बैठी अयांश का इंतजार कर रही थी। तभी अयांश आता है और उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, यह शादी केवल उस मनहूस रात की वजह से मुझे करनी पड़ी, वरना तुम मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं हो। हमेशा याद रखना। जिसे सुन एकांशी की जो थोड़ी उम्मीद थी वह भी टूट जाती है। आखिर क्या हुआ था उस रात, यह जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस कहानी का पिछला एपिसोड सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी सुनते हैं। अयांश का सवाल सुन एकांशी असमंजस में पड़ गई। उसे डर था कि राजवी को प्रीतनी बुलाने पर अयांश उस पर नाराज होगा, चूँकि वो उसका प्यार भी थी। इसलिए एकांशी अपनी बात से पूर्णतः मुकर गई और सिर को ना में हिलाकर तुरंत पीछे पलटकर उससे दूर जाने लगी। जिसे देख अयांश मुस्कुराया और मन ही मन बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। काफी इंटरेस्टिंग है राजवी प्रीतनी। अयांश के जाने के कुछ 10 मिनट बाद तक गार्डन में घूमते रहने के बाद एकांशी को जब अच्छा लगने लगा तो वो घर के अंदर जाने वाले रास्ते पर आ गई। तभी पीछे से उसे किसी मर्द औरत की बात करने की आवाज सुनाई दी और वो रुक कर पीछे घूम गई। सामने से सुनीता और दिनेश चले आ रहे थे। दिनेश के हाथ में एक पानी की बोतल थी और दोनों ने ढीली सी जॉगिंग सूट पहन रखी थी। उनमें से सुनीता की नजर एकांशी पर पहले पड़ी। अभी भी उसे नाइट सूट में देख वो कुछ कह पाती, उससे पहले ही एकांशी मुड़कर दौड़ते हुए अंदर की तरफ भाग गई और फिर कमरे तक जाने वाले सीढ़ियों पर बिना रुके तेजी से चढ़ने लगी। अंतिम छोर तक आते हुए उसे लगा जैसे उसके पेट के निचले हिस्से में कोई तेज धारदार चीज चुभोई जा रही हो, जो कि कमरे तक आते आते खत्म भी हो गई। कमरे में पहुंच वो बेड पर बैठी अपने उखड़ चुकी सांस को सामान्य करने की कोशिश में लगी हुई ही थी कि उसी पल उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, जिसके कारण एकांशी घबरा गई और बेड से उठकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर सुनीता को देख उसने आहिस्ते से कहा, अंदर आइए ना आंटी। अंदर आते हुए सुनीता ने एकांशी के कमरे के हर कोने में अपनी नजरें दौड़ाई और जब उसे कहीं भी अयांश नजर नहीं आया तो ढीठता से कहने लगी, लगता है अयांश कल रात लौटा नहीं था। नहीं, वो आए थे, लेकिन यहाँ कपड़े ना होने के कारण अभी अभी लौट गए, वरना रात में वो यही रुके थे। एकांशी ने जवाब दिया, जिस पर सुनीता हैरानी से उसके चेहरे पर ताकने लगी और चकित भाव से बोली, क्या अयांश कल सारी रात आदित्य मेंशन में रुका था? जी, एकांशी ने अपना सिर हिला दिया। तभी अचानक सुनीता की नजर सोफे पर पड़ी, जहां के कुशन को देख उसे समझ आ गया कि दोनों आज भी एक बेड शेयर नहीं करते। इस बात से वो और अधिक बेफिक्र महसूस करने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई, जिसे नोटिस कर एकांशी कुछ कहने के लिए अपने होंठों को खोलने लगी कि तभी सुनीता ने कहा, मैं तो तुम्हें देखने चली आई, तुम काफी तेज दौड़ के आई थी, अंदर तो फिक्र हो रही थी। वैसे अयांश और तुम्हारे बीच कैसा है सब कुछ, क्या वो प्यार करने लगा है तुमसे? सुनीता के इस सवाल पर एकांशी का चेहरा एकदम से उतर गया। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। प्यार, वो भी उससे। अयांश ये कभी नहीं करने वाला था। शादी के बाद से अयांश ने उसे सिर्फ इस बात का एहसास दिलाया था कि उनकी शादी सिर्फ एक गलती का भुगतान थी। इसके अलावा वो उस गलती की सजा उसे ताम्र देगा, उसकी सांसों की आखिरी लय तक। सुनीता के जानबूझकर पूछे गए इस सवाल से एकांशी के दिमाग में अयांश की सारी कड़वी बातें ताजा हो गई। हर एक पल जब अयांश ने उस पर इल्जाम लगाया, उसे पार्टी वाली रात का जिम्मेदार ठहराया और उसे कभी प्यार ना करने की बात कही, सारी यादों ने जैसे एक पल में उसके दिलो दिमाग को काली धुंध की तरह घेर लिया और वो बिल्कुल रुआसी सी हो गई। इन सब पर नजर गड़ाए सुनीता को उसके प्रति जरा भी दया न आई और उसके कंधे पर हाथ रख थपथपाते हुए बोली, लगता है मैंने कुछ गलत पूछ लिया। कोई बात नहीं, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहती, मैं यहाँ एक और काम से भी आई थी। वो मायरा ने कहा कि तुम और अयांश भी उसके बैचलर पार्टी में इनवाइटेड हो।
हालांकि तुम दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी जिद है तो अयांश से एक बार इस बारे में बात कर लेना। अगर वो नहीं जाए तो कम से कम तुम ही चली जाना, वरना मेरी मायरा को बुरा लगेगा। इतना कह सुनीता वहाँ से चली गई और एकांशी, जो उसकी बातों को ठीक से सुन भी नहीं रही, किसी सूखे पत्ते सी बिस्तर पर गिर गई। उसके रुके हुए आंसू आँखों से सरिता के समान बहने लगे। रो लेने के बाद जब उसका दिल हल्का हुआ, उसने शॉवर लिया और रेडी होकर नीचे चली गई। किचन से आती खटपट की आवाज सुन जैसी ही वो किचन में दाखिल हुई, उसने देखा सुनीता एक सर्वेंट को ऑर्डर दे रही है और खुद स्टोव पर रखे फ्राइंग पैन में कुछ तल रही है। वहीं नक्श और मायरा दोनों स्लेव पर बैठे अपनी मॉम के हाथों के बने पैनकेक खा रहे हैं। उस माहौल को देख एकांशी को एहसास हुआ कि आखिर क्यों अयांश यहाँ रहना नहीं चाहता और क्यों उसने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर रखा है। वो सोच ही रही थी, तभी मायरा की तेज उत्कंठित आवाज उसके कानों में पड़ी, भाभी अंदर आइए ना, वहाँ क्यों खड़ी है। मायरा की आवाज से एकांशी ने अपने आप को सभी मनन चिंतन से बाहर निकाल लिया और एक मुस्कान लिए अंदर आकर सुनीता के करीब खड़ी होकर बोली, आंटी मैं आपकी मदद करूं। अरे नहीं, तुम भी बैठो। और सुनीता मात्र इतना ही बोल पाई कि तभी मायरा और नक्श ने एक साथ कहा, मॉम के हाथों का बना पैनकेक खाओ, ये वर्ल्ड बेस्ट है। ओके, मैं टेस्ट करती हूँ। एकांशी को भी उस पैनकेक की खुशबू बहुत लुभा रही थी, इसलिए उसने एक टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डाल लिया, लेकिन उस पैनकेक के ऊपर डाले गए शहद ने उसके मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया और अजीब सा टेस्ट फील करवाया, जो उससे सहन ना हो सका और किचन बेसिन तक भागते हुए उसने मुंह में लिया, सब कुछ बाहर उगल दिया। दूसरे हाथ के मदद से उसने टैप खोला और पानी को हथेली में रोक मुंह में डालने लगी। एकांशी की ये हरकत नक्श और मायरा को काफी अपमानजनक लगी। वहीं सुनीता के दिमाग में सबसे पहले एकांशी के प्रेग्नेंट होने का ख्याल कौंध गया। हालांकि अगले पल ही उसे एकांशी की मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी याद आ गई, जिसके बारे में कल रात एकांशी ने मायरा से बताया था। इस कारण उसने एकांशी के इस वोमिटिंग का कारण कुछ और समझा और जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। दूसरी ओर एकांशी अपने मुंह को साफ करने के बाद फिर से अच्छा महसूस करने लगी थी, इसलिए उसने तेजी से सुनीता से माफी मांगा और नक्श मायरा की तरफ देख कहने लगी, वो सच में अच्छा है, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे मुंह का स्वाद थोड़ा बिगड़ गया था। मैं माफी चाहती हूँ, मेरा इरादा आपको शर्मिंदा करना नहीं था आंटी। झेपते हुए उसने कहना जारी रखा और अंत में वो किचन से निकलकर कमरे की तरफ चली गई। उसके जाने के 2 सेकंड बाद मायरा ने भी खाना रोका और स्लेव से उतरकर एकांशी के पीछे भागी। सीढ़ियों तक पहुँचते पहुँचते उसने एकांशी को आवाज देकर रोक दिया और उसे लेकर अपने कमरे में चली गई, जहाँ पर उसने अपने अलमारी से एक बैग बाहर निकाला और बोली, मॉम का कहना है कि 2-3 दिनों में मेरी शादी की रस्में शुरू हो जाएगी और रिलेटिव भी आ जाएंगे, तो मुझे पार्टी नहीं करने दिया जाएगा। वैसे ही मॉम को घर में अल्कोहल पसंद नहीं, इसलिए शाम को और फिर अपने हाथ में लिए बैग को एकांशी को देते हुए, भाई और आप दोनों यही कपड़े पहनकर ग्रैंड होटल में आ जाना। मैं तो अभी निकल रही हूँ, वहाँ सब कुछ राज ने अरेंज करवा दिया है, फिर भी मुझे चेक करना है, भाई को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इतना कह मायरा अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने चली गई और अपने बालों को ठीक करने लगी। वहीं एकांशी ने कोई सवाल ना किया और चुपचाप बैग को उंगलियों के नीचे दबाए कुछ सोचते हुए खड़ी रही। कुछ समय बाद जब मायरा ने उसे बाय किया, तब जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर निकली और अपने कमरे में चली गई, जहां बेड पर उसने उस बैग को रखा और अपने फोन से अयांश को एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज सेंड कर दिया, जिसमें उसने लिखा, शाम को जल्दी आइएगा, मायरा चाहती है हम दोनों उसके पार्टी में जाएं। तभी कमरे के दरवाजे पर एक सर्वेंट आई और उसने कहा, मैडम आपको सुनीता मैम नीचे बुला रही है, नाश्ते के लिए और मायरा मैडम के लिए कुछ ज्वेलरी सेलेक्ट करवाने के लिए। सर्वेंट के बात पर एकांशी ने अपनी सहमति जताई और एक हल्की मुस्कान के साथ कमरे से चली गई, जिसके बाद सुनीता के साथ मायरा के लिए चीजों को सेलेक्ट करने, उन्हें पैक करने और शादी के तैयारी में लगने वाले मायरा की पसंद की सजावट सेलेक्ट कर सामानों का ऑर्डर देने में एकांशी का सारा दिन निकल गया और शाम तक थक कर उसकी बुरी हालत हो गई। जब भी वो थोड़ा बैठती, कभी वेडिंग प्लानर तो कभी कोई दूसरा आकर उसे अपने साथ ले जाता।
शाम हुई तो सुनीता ने खुद ही एकांशी को पार्टी के लिए रेडी होने कमरे में भेज दिया। तभी कहीं जाकर एकांशी को राहत की सांस मिली और वो कमरे में आने के बाद तैयार होने के बजाय सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई। 1 घंटे बाद हड़बड़ाते हुए जब उसकी नींद खुली, उसने अपने सामने अयांश को बैठे हुए देखा, जो ना जाने क्यों टकटकी लगाए उसे हो निहार रहा था। इस पर सीधा बैठते हुए एकांशी ने एक बार उबासी ली और उसी बीच कहती भी रही, मैं बस थोड़ा सा सोई थी, क्या हम मायरा के पार्टी के लिए लेट हो गए? नहीं, गेट रेडी फास्ट, मैं इंतजार कर रहा हूँ, अयांश ने कहा और अपने फोन को टेबल से उठाकर उसमें कुछ करने लगा। जिसके बाद एकांशी उठी और बेड से बैग लेकर बाथरूम में चली गई। कुछ मिनट के बाद जब वो बाहर निकली, दरवाजे के खुलने की आवाज सुन अयांश ने निरुद्देश्यता से अपनी नजरें उठा ली, लेकिन इसके बाद ना तो वो अपनी नजरें झुका सका और ना ही अपने मन पर उसकी ओर आकर्षित होने पर प्रतिबंध लगा पाया। ब्लैक कलर के मिडी स्लिम स्लीवलेस फ्रॉक में एकांशी ऊपर से नीचे तक किसी मॉडल जैसी लग रही थी। उसकी लंबी सुराहीनुमा गर्दन से लेकर उसकी गोरी बाहें अयांश की नजरों को पल पल बांध रही थी, जिस पर एकांशी ने ध्यान तक ना दिया और जाकर शीशे के सामने खड़ी होकर चेहरे पर मेकअप लगाने लगी, जिसका अंतिम रूप देते हुए उसने अपने पीठ पर लटके लंबे केशों को उठाकर हाई बन बनाया और परफ्यूम लगाने लगी। तभी उसने अपने सामने के शीशे में अयांश को अपनी ओर आते देखा, जिससे उसने सोचा कि शायद अयांश अपने बिखरे बालों को सेट करना चाहता है। इसलिए उसने अपने हाथ में लिए परफ्यूम को बिना लगाए ही ड्रेसिंग टेबल पर रखा और वहां से एक ओर हटकर खड़ी हो गई। दूसरी ओर जैसे ही एकांशी ने अपने बालों को ऊपर की ओर समेटा, अयांश की नजर उसके ड्रेस पर गई, जिसके पीछे का जिप आधा खुला हुआ था और उसमें से उसकी गोरी त्वचा झांक रही थी। इसलिए जब वो शीशे के सामने पहुंचा, एकांशी को हटता देख उसकी बाह पकड़कर वापस शीशे के सामने खींच लिया। जिसके बाद उसने लगभग 2 मिनट तक आईने में बने एकांशी के रिफ्लेक्शन को निहारा। उसके बाद ही कहीं जाकर उसने आहिस्ते से अपने हाथों को उठाया और उसके जिप को बंद करने लगा। उसकी उंगलियों की ठंडक से एकांशी के पूरे शरीर में झुरझुरी की लहर दौड़ गई और चौंकते हुए बोल पड़ी, क्या कर रहे हैं? अयांश ने एकांशी के सवाल पर कुछ भी ना कहा और खुद को उसके और करीब ले आया। उसकी बंद आंखें और कपकपाते होठों की संत्रास्ता अयांश के मन को मोह चुकी थी, जिसके कारण जब उसने उसके जिप को लगा लिया, तभी उससे अलग होने के बारे में ना सोचा और अपनी उंगलियों को उसके पीठ पर चंचलता से घुमाते हुए कंधे तक ले आया। जिसके बाद उसने ध्यान दिया कि हाई बन के साथ एकांशी का बदन और अधिक नाजुक और मनोहर नजर आ रहा है, जो शायद पार्टी में किसी को भी उसके ऊपर देखने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए पहले उसने अपनी डीप और रम्य आवाज में कहा, क्या कोई और ड्रेस नहीं है जो तुम्हारे लिए अच्छी हो? अपनी पलकों को हरकत में लाते हुए एकांशी ने आंखें खोल तो ली, लेकिन सामने शीशे में खुद को अयांश के साथ देखने के लिए हिम्मत ना जुटा पाई और अपनी पुतलियों को इधर उधर घुमाते हुए उसके पूछे सवाल के जवाब में बोली, मायरा ने दिया है, अगर पहन कर ना गई तो उसकी इंसल्ट होगी। कहते हुए एकांशी के आखिरी के कुछ शब्द उसके मुंह में ही घुल गए। फिर भी अयांश सब समझ गया और मायरा की हरकतों पर गुस्सा करते हुए खुद में ही बड़बड़ाया। उसे आज तक कोई तरीका नहीं आया, वो आज तक 5 साल की मायरा ही रह गई। इतना कह उसने एकांशी के पीठ पर एक बार फिर अपनी नजर डाली और अगले ही पल उसे कुछ सूझ गया, जिससे उसने उसके बंधे हाई बन को खोलकर पीठ पर बिखेरना शुरू कर दिया और तो और उसके कुछ बालों को कंधे के आगे भी ले आया। इससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन एकांशी के लंबे केशों ने कुछ हद तक उसके बदन को ढक लिया। एकांशी के बालों को अच्छे से सेट करने के बाद अयांश उसके और मिरर के बीच में आकर खड़ा हो गया, जिसके बाद उसने ड्रेसिंग टेबल से एकांशी की परफ्यूम की शीशी उठाई और उसे अपने बाएं कलाई पर स्प्रे कर दाहिने कलाई पर रगड़ लिया। अगले पल में बिना किसी संकोच के उसने अपनी दोनों कलाई को एकांशी के गर्दन के पीछे हिस्से पर टिकाया और हल्के से दबाव के साथ सहलाने लगा। अयांश की इन सारी हरकतों से एकांशी जितनी उलझी थी, उतनी ही शर्म से खुद में ही गड़ती जा रही थी। कभी उसकी धड़कनें इतनी तेज हो जाती कि मानो वो उसके सीने से बाहर ही आ जाएगी और कभी एकदम से रुक जाती। उसके पेट में इस वक्त खुशी से तितलियां उड़ रही थी, तो वही दिमाग अलग ही ख्यालों में डूबा हुआ था।
दूसरी तरफ अयांश ने एकांशी के बॉडी पर भी परफ्यूम स्प्रे किया और उसके नंगे पैरों को देखने लगा। अपने हिल्स क्यों नहीं पहने तुमने? वो बैग अंजलि ने पैक किया तो उसने एक भी सैंडल नहीं रखा है, सारे जूते या सिंपल स्लीपर्स रख दिए हैं। मैं सुनीता आंटी से एक ले लेती हूँ, उनका साइज मुझे आ जाएगा, एकांशी ने जवाब में कहा और अयांश से अलग होकर दरवाजे की तरफ मुड़ने लगी। तभी अयांश को जैसे कुछ याद आया और उसने एकांशी की कलाई पकड़कर उसे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद कमरे में रखी एक छोटे से अलमीरा की तरफ बढ़ गया, जिस पर लॉक लगे होने की वजह से एकांशी ने कभी उसे खोलने की कोशिश नहीं की थी और न ही अयांश से कभी उसका जिक्र किया था। हालांकि उस अलमारी के अंदर क्या था इसकी जिज्ञासा उसे शादी के पहले दिन भी हुई थी और शादी के इतने महीनों बाद भी वो सवाल कायम था। इधर अलमारी तक जाकर अयांश जब उसमें के ऊपर बने शेल्फ में कुछ ढूंढने लगा तो एकांशी ने जिज्ञासा से अपनी गर्दन अकड़ाकर ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने लगी। पल भर बाद उसने देखा, अयांश ने सेल्फ से एक चाबी निकाली जिस पर आगे के हिस्से पर जंग लगा पड़ा था। अलमारी के पालों के खुलने से एकांशी अब कुछ भी नहीं देख पा रही थी, इसलिए हार कर उसने स्ट्रगल करना छोड़ दिया और अपने बालों को छूने लगी। तभी अयांश ने अलमारी से एक जोड़े हाई हील्स निकाले जो कि सफेद रंग के थे। उन पर बारीकी से काम किया गया था और देखने में वो काफी एक्सपेंसिव भी नजर आ रहे थे। जब एकांशी ने उन्हें देखा वो सोच में पड़ गई कि अयांश के कमरे में एक लड़की की सैंडल्स इतनी हिफाजत से क्यों रखा गया है। क्या वो कभी किसी लड़की के साथ लिविंग में भी रहा था? और कहीं वो लड़की राजवी तो नहीं थी? क्या राजवी के लिए इतना प्यारा सैंडल अयांश ने खरीदा था और उससे इतनी गहरी मोहब्बत करता है कि अब तक उसके हील संभाल के रखा है? अयांश के करीब आने तक एकांशी ने अपने दिमाग में ख्यालों का जैसे सैलाब ला दिया, जिसके कारण जब अयांश उसके सामने खड़ा हुआ और उसे ड्रेसिंग स्टूल पर बैठने को कहने लगा तब वो अपने ख्यालों के गहरे सागर में कहीं डूबी हुई थी। दूसरी ओर कई बार कहने पर भी जब एकांशी ड्रेसिंग स्टूल पर ना बैठी तो अयांश का मन झुझला गया और उसने बेतरतीबी से एकांशी के कंधे पर हाथ रख उसे जबरदस्ती स्टूल पर बैठा दिया। अयांश की इस हरकत से एकांशी चौंक गई और अयांश को सवालिया नजरों से देखने लगी, जिसके दूसरे पल ही अयांश घुटने के बल एकांशी के सामने बैठा और इससे पहले कि एकांशी कुछ और सोच समझ पाती, अयांश अपने हाथ को उसके पांव तक बढ़ाने लगा ताकि वो उसे सैंडल्स पहना सके। लेकिन जैसे कि एकांशी अपने दिमाग में पहले ही सब कुछ कल्पना कर चुकी थी, उसे राजवी की पहनी हुई सैंडल्स पहनना गवारा नहीं हो रहा था। इसलिए जैसे जैसे अयांश अपने हाथ आगे ला रहा था वैसे वैसे ही एकांशी अपने पैरों को पीछे की ओर समेटती जा रही थी। परेशान होकर अयांश ने अपनी आवेशपूर्ण आंखों को उसके चेहरे की ओर उठाया तो अचानक एकांशी सांस लेना ही भूल गई और अपने होंठों को लगातार काटते हुए आहिस्ते से पांव आगे ले आई। हालांकि उसके मन का सवाल अभी भी ज्यों का त्यों था, इसलिए अयांश द्वारा सैंडल पहनाने से पहले काफी हिम्मत करने के बाद उसने कपकपी भरी आवाज में स्थिरता लाते हुए पूछा, ये सैंडल्स? वो अपने मन के सवाल को पूरा खोल भी ना पाई थी कि उससे पहले ही अयांश जो सैंडल के लूप को खोल रहा था जवाब देते हुए बोला, मॉम की है। कहते हुए उसने एकांशी के पांव को पकड़ा, लेकिन एकांशी उसकी मॉम की बात सुन थोड़ी शॉक में थी, इसलिए उसने भी झुककर अयांश का हाथ पकड़ लिया और आंखों में हैरानी लिए हुए बोली, मॉम की तो आप ये मुझे क्यों? मैं इसे कैसे पहन सकती हूँ? अयांश बोला, ये मेरे काबिलियत और तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी पर सवाल होगा। अगर तुम सुनीता आदित्य से सैंडल्स कैरी करो तो इसलिए तुम ये पहन सकती हो क्योंकि ये मैं अपनी मर्जी से तुम्हें दे रहा हूँ। अयांश ने एकांशी के पकड़ से खुद को स्वतंत्र किया और सैंडल्स को उसके पैरों में डालने से पहले लगभग 2 मिनट तक सैंडल को घूरता रहा, जिसके कारण उसके कोमल होंठों पर एक छोटी ना समझ आने वाली मुस्कान आ गई। ये सब ऐसा था जैसे उस सैंडल से जुड़ी कुछ यादें उसके दिलो दिमाग को नीरवता और खुशी दे रही हो। राजवी के सैंडल्स ना होने पर एकांशी भी बिना झिझक के स्थिर हो गई। उन सभी ख्याली कल्पनाओं से बाहर निकली तो उसका ध्यान अयांश के ऊपर गया जो उसके सामने घुटनों पर बैठे हुए ऐसा एहसास दिला रहा था जैसे वो दोनों कोई प्रेमी हो और अयांश उसकी हर जिद पूरी करना चाहता है।
मन में सोचा गया एक वहम ही सही, लेकिन एकांशी उससे बाहर नहीं निकलना चाहती थी। उसे अपने प्यार में डूबा एक बावला प्रेमी मान कुछ लम्हों को हकीकत में जीना चाहती थी। इधर अयांश ने एकांशी को मुस्कुराते नोटिस तो किया, लेकिन अपने संजीदा प्रकृति के कारण कोई सवाल ना पूछा और एक एक कर उसके दोनों पैरों में सैंडल पहनाने लगा। एक बार जब अयांश ने सैंडल्स के लूप को लगा दिया, एकांशी की ओर अपनी लंबी पलकें उठाकर देखते हुए बोला, इट्स डन, लेट्स गो। एकांशी जो इन लम्हों को अपने दिल से अयांश के दिल तक बांध देना चाहती थी, उसके उठने के इरादे को भाप गई और अयांश के अगले मूवमेंट से पहले ही उसके कंधे पर हाथ रख नीचे दबाने लगी। एकांशी के इस एक्टिविटी से अयांश वापस नीचे बैठ गया और अनायास ही अपनी भौहों को ऊपर उछाल दिया, मानो वो पूछ रहा हो कि क्या कुछ मिस्टेक हुआ है। एकांशी के हथेलियों को अपने ब्लेजर पर कसता महसूस कर उसने एक नजर इधर भी डाली ही थी कि ठीक उसी वक्त एकांशी नीचे झुकी और अगले ही पल अयांश के गाल पर अपने गुलाबी होंठों के कोमल स्पर्श को रख तेजी से अलग होती हुई वापस सीधा बैठ गई। उसकी आंखों में शर्म की जैसे बाढ़ थी और गाल लाल हो गए थे। आज से पहले उसने ऐसी हरकत कभी नहीं की थी। जब भी अयांश उसके करीब आता तभी वो उसके साथ प्रतिक्रिया करती, लेकिन आज उसने खुले तौर से अयांश को चूमा था। इसलिए जब उससे अपनी शर्म बर्दाश्त न हुई तो हथेलियों को एक दूसरे से रगड़ते हुए उठ खड़ी हुई और नीचे हैरान बैठे अयांश से दूर बेड पर देखने लगी। वहीं अयांश को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके प्रति हमेशा ठंडी रहने वाली एकांशी ने बिना झिझके उसे चूमा था और अब शर्मा भी रही थी, जैसे पहले कभी वो दोनों करीब आए ही ना हो। इस 10 सेकंड से भी कम समय में किए किसने जो छाप उसके दिल पर ना छोड़ी, वो एकांशी का लापरवाही से शर्माना छोड़ गया। हालांकि एकांशी इससे ज्यादा असहज ना हो, इसलिए उसने किस के बारे में कोई बात ना की और फर्श से उठकर एकांशी की बेचैन हथेलियों में अपनी मजबूत उंगलियों को फंसाया और उसे लेकर कमरे के बाहर चला गया। इधर मायरा के डेस्टिनेशन तक पहुंचने में अयांश को पूरे 20 मिनट का वक्त लगा। इस बीच एकांशी कार के सीट से चिपक कर बिल्कुल सीधा बैठी रही। ना तो उसने अयांश से नजरें मिलाई और ना ही हर बार की तरह उसके चेहरे पर बिना थके देखती ही रही। एक छोटे से किस के कारण उसका इतना असहज होकर शर्माना अयांश को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था, जिसके कारण वो सारे रास्ते एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा था और दूसरे हाथ की कोहनी को कार की खिड़की पर टिकाकर हथेली के नीचे मुंह दबाए मुस्कुराता रहा। डेस्टिनेशन के सामने कार रोक अयांश कार से बाहर आया और एकांशी के लिए दरवाजा खोल अपने ब्लेजर के खुले बटन्स को लगाने लगा। जब एकांशी ने अपने ड्रेस को ठीक किया और बाहर निकलने लगी, तब अपने हथेली को आगे कर अयांश ने एक हम की आवाज निकाली और एकांशी की शारीरिक संचलन को देखने लगा। अयांश अपमानित ना हो इसलिए एकांशी ने थोड़ी झिझक के साथ ही सही, लेकिन उसका हाथ थाम लिया और अपने कदमों को जमीन पर रखते हुए बाहर निकल आई। अपने बालों को ठीक कर उसने अयांश का हाथ छोड़ा और हल्का सा झुककर अपने ड्रेस को घुटने तक खींचने लगी, जिसके बाद दोनों चलते हुए होटल के अंदर चले गए, जहां एक होटल स्टाफ द्वारा उन्हें मायरा के पार्टी में पहुंचा दिया गया। हॉल के अंदर दाखिल होते ही उनकी आंखें रंग बिरंगी लाइट से एक पल के लिए चमक गई और लोगों के परफ्यूम की अलग अलग खुशबू एकांशी के मन को खट्टा करने लगी, जिससे उसने अजीब सा मुंह बनाना शुरू कर दिया। अयांश का ध्यान उसके एक्सप्रेशन पर गया तो उसने पूछा, इज एवरीथिंग ओके? अयांश को फिक्र में डालकर उसकी एंजॉयमेंट खत्म करने का एकांशी का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, आई एम फाइन। खुले हवा से अचानक इस बंद जगह आई तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन अब अच्छा महसूस हो रहा है। एकांशी की बात को सुनते हुए अयांश ने अपना सिर हाँ में हिलाया ही था कि उसी पल पीछे से उसे किसी ने अयांश आदित्य लॉन्ग टाइम टू सी यू कहते हुए पुकारा, जिस पर अयांश और एकांशी दोनों ही पीछे पलट गए। सामने अपने बचपन के दोस्त मनवीर और उसके बाहों में बाह डाली नैनिका को देख अयांश की आंखों के आगे अपने बीते हाई स्कूल के दिन नजर आ गए। दूसरी ओर नैनिका को देख एकांशी ने अयांश की बाह पर अपने हाथ जमा दिए और अपने कदम हल्का सा पीछे की ओर खींच लिए। अयांश से शादी के बाद नैनिका की कड़वी बातें
उसके दिल को वापस उदासी से घेर गई, जो उसके उतरे चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। नैनिका ने उसे देखा तो उसे भी अपनी हर एक कही बात याद आने लगी। जब वो लंदन में थी, उसने पहले ही सोचा था कि वो एकांशी से अपने बर्ताव के लिए माफी मांग लेगी, और अब जब वो दोनों आमने सामने थी, बिना कोई हेजिटेट के उसने एकांशी की ओर हाथ आगे करते हुए कहा, हाय एकांशी, कैसी हो? नैनिका के आगे किए हाथ को 2 पलों तक घूरते रहने के बाद एकांशी ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और उससे मिलाते हुए बोली, आई एम गुड। कहते ही उसने नैनिका का हाथ छोड़ दिया और वापस अयांश की बाह को पकड़ते हुए मनवीर की ओर देख हल्के से सिर हिला दिया। दूसरी ओर अयांश अपनी बाह पर एकांशी की हथेली को जकड़ता हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन सिवाय उसे देखने के अयांश ने कुछ भी ना किया और मनवीर से हल्की फुल्की बातें भी की। इसी बीच मनवीर और नैनिका ने अयांश को अपनी वेडिंग रिंग दिखाई और कहा, हमने शादी कर ली लंदन में। शादी? एकांशी उत्सुकता से बोली, जो इतनी आवाज के साथ था कि अयांश एकटक उसे ही देखने लगा, जिस पर एकांशी ने अपने होंठों को कसमसा कर बंद कर लिया और अयांश से अलग होकर नक्श और आरोही, जो कि उससे कुछ ही दूरी पर खड़े थे, उनकी ओर बढ़ चली। इधर नैनिका ने भी मनवीर को अयांश के साथ अकेला छोड़ दिया और खुद एकांशी से बात करने उसके पीछे चली गई। नक्श और आरोही तक पहुंचने से पहले उसने एकांशी की बाह पकड़ी और उसे खींचकर एक तरफ ले आई, जहां उसने एकांशी के रिएक्ट करने से पहले कहा, एकांशी प्लीज मेरी बात सुने बिना कुछ रिएक्ट मत करना और मैं तुम्हारा बस 5 मिनट लूंगी। एकांशी ने अपनी पलकें निंदा से उठाते हुए तल्खी से कहा, बोलिए। सबसे पहले मैं तुमसे अपने सभी बर्ताव के लिए माफी मांगती हूँ। उस वक्त मैं काफी परेशान थी और शायद बौखलाई हुई थी। अयांश और मेरा कभी कोई रिलेशन नहीं रहा था। हमने एक दूसरे से शादी का फैसला सिर्फ बिजनेस के लिए किया था। नैनिका की बात पर एकांशी पहले 2 सेकंड तक व्यंग से मुस्कुराई और फिर कहने लगी, आप गुस्से में थी, परेशान थी, तो इसका मतलब कुछ भी कहेंगी। आपने साफ ये कहा था कि अयांश सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। मैंने झूठ कहा था। अयांश और मेरे बीच कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं। मनवीर और अपने बच्चे को खोने के गम ने मुझे इतनी बुरी तरह प्रभावित किया था कि अपने बिजनेस को खोना नहीं चाहती थी। जानती हूँ मेरे बोले गए शब्द माफी के काबिल नहीं। मैंने तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल किया, लेकिन फिर भी, कहते हुए नैनिका ने एकांशी के सामने अपने हाथ जोड़े और अपनी बात जारी रखते हुए कहती रही, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और कामना करती हूँ कि अयांश के साथ हमेशा खुश रहो। नैनिका को इस तरह हाथ जोड़े खड़ा देख एकांशी असहज होने लगी। पिछले 5 महीनों में उस पर हर किसी ने सिर्फ इल्जाम ही लगाए थे। ये पहली बार था जब उन सभी बेबुनियादी इल्जाम के लिए कोई उससे माफी मांग रहा था। इससे एकांशी का दिल रो पड़ा और आंखों में आंसू भर गए, जिसे छुपाने के लिए एकांशी पीछे पलट गई और वहाँ से जाने से पहले बोली, मेरे दिल में आपके लिए कोई मलाल नहीं, लेकिन मैं दोबारा आपको देखना भी नहीं चाहती। गुड बाय। दूसरी ओर राजवी जब पार्टी हॉल में एंटर हुई, उसी वक्त राघव भी वहां पहुंचा, जिससे दोनों के कंधे एक दूसरे से टकरा गए और उस एक धक्के ने दोनों को उस रात की याद दिलाई जब उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे सच्चे और ईमानदारी के पल बिताए थे। लेकिन राजवी, जो उस रात की एक भी घटना को स्वीकार नहीं करना चाहती है, तेजी में वहाँ से आगे बढ़ी, लेकिन शायद ध्यान कहीं और होने की वजह से उसका पैर अपने ही गाउन में फंस गया और वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। पास खड़े राघव की नजर जब उस पर पड़ी, अनायास ही उसके कदम उसे बचाने के लिए आगे बढ़ गए और उसने राजवी का हाथ पकड़ उसे गिरने से रोक लिया। हालांकि इस हरकत से वो दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब आ गए कि दोनों की सांसें एक दूसरे में फंसने लगी। गिरने से बचने की जल्दबाजी में राजवी ने भी राघव के कंधे पर हाथ रख दिया और अपनी आँखों को गोलाई बढ़ाए उसे घूरने लगी। इतने साल से राघव को जानने के बावजूद भी आज उसके करीब जाने का एहसास कुछ अलग सा था, जो उसने कभी भी अयांश के साथ महसूस नहीं किया था। दूसरी ओर राघव को ये अच्छे से याद था कि राजवी उसे जरा भी पसंद नहीं करती, इसलिए जब वो स्टेबल हो गई, उसकी कलाई को बुरी तरह झटकते हुए राघव ने उससे नजरें फेर ली।
राघव की नजरों में अपने लिए सिर्फ घृणा देख राजवी का मन अंदर ही अंदर कचोटने लगा। जिसका मूल कारण क्या था इसका एहसास उसे नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वो राघव के केयर करने के तरीके पर मोहित हो जाती थी और उसका अटेंशन पाना चाहती थी। पर राघव था कि उसे एक नजर देखता तक नहीं था। दूसरी ओर एकांशी नैनिका से बात कर आरोही के पास गई तो वही खड़े खड़े उसने देखा कि अयांश हॉल से बाहर जा रहा था। उसे लगा कि अयांश पार्टी से जा रहा है, इसलिए उसने आरोही से कहा, मैं अभी आई। इतना कह वो एंट्रेंस गेट की तरफ बढ़ी और अयांश के पीछे तेजी से चलने लगी। उसे रोकने के इरादे से वो उसे पुकारने ही वाली थी कि ठीक उसी पल उसने गेट पर खड़ी राजवी को देखा, जो उससे पहले अयांश के साथ बाहर निकल गई। उन दोनों को साथ जाता देख एकांशी ने अपने आप को वहीं रोक लिया। एक बार फिर उन दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार करता देखने की हिम्मत एकांशी में ना थी, इसलिए खुद को तकलीफ होने से बचाने के लिए उसने बाहर ना जाने का फैसला किया। फिर भी उसका चेहरा जरूर लटक गया। मायरा ने एकांशी को अकेले खड़ा देखा तो भागते हुए उस तक आई और उसे लेकर अपने साथ चली गई। उसके उदास एक्सप्रेशन का कारण पूछने पर एकांशी ने अपना सिरनामे हिला दिया और झूठी मुस्कान भरने लगी। तभी मायरा के कुछ फ्रेंड्स वहां आ गए और वो उनके साथ चली गई, जिससे एकांशी एक बार फिर वहां अकेली बच गई। अकेले खड़े खड़े जब उसके पैर थक गए तब वो एक चेयर पर जाकर बैठ गई। उसी पल मायरा की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी, जो माइक को अपने मुंह से लगाए अनाउंस कर रही थी, थैंक यू ऑल माई कॉलेज एंड स्कूल फ्रेंड्स, इतनी खूबसूरत पार्टी देने के लिए, हर एक चीज मेरे पसंद से तैयार करने के लिए, मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए। मायरा ये कह ही रही थी कि तभी उसके हाथ से उसकी दोस्त ने माइक छीन लिया और कहने लगी, बस हो गया, बहुत शुक्रिया कर लिया, अब पार्टी करते हैं। इतना कह उसने पीछे खड़े एक वेटर की ओर कुछ इशारा किया और कहने लगी, कुछ दिनों में तू किसी की बीबी बन जाएगी, सो लेट्स रॉक टुनाइट। इधर एकांशी अयांश के जाने से इस कदर उदास हो चुकी थी कि उसका पार्टी में दिल ही नहीं लग रहा था। उन तेज गानों के शोर के बीच भी उसका दिमाग अयांश और राजवी के इर्द गिर्द ही फंसा हुआ था। इसी बीच किसी वेटर ने उसके सामने एक गिलास जूस ला कर दिया, जिस पर बिना ध्यान दिए उसने उसे उठाकर पीना शुरू कर दिया। एक सिप लेने पर उसे अपने मुंह में मीठा और कुछ अलग सा फ्रूटी टेस्ट आया, जो अंत में हल्का कड़वा एहसास भी दे रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि उस जूस में अल्कोहल मिला हुआ है, जिसके कारण उसने नजदीक घूमते एक वेटर को रोका और पूछा, क्या इसमें अल्कोहल है? नो मैम, ये बस फ्रूट पंच है, वेटर ने आगे से जवाब दिया और एकांशी के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन देख वहां से दूसरी ओर बढ़ गया। इधर अयांश जब हॉल में था तो उसे अचानक याद आया कि उसने अपना मोबाइल फोन कार में ही छोड़ दिया है, इसलिए जब वो हॉल से बाहर आया सीधे कार से फोन लेने चला गया। कार से फोन लेकर वो पार्टी हॉल में लौटा ही था कि तभी उसकी नजर राजवी पर पड़ी, जो हॉल के चौखट से लगी खड़ी थी। उसने हाथ में वाइन की एक गिलास पकड़ रखी थी और काफी नशे में लग रही थी। राजवी की हरकतें अयांश को पहले ही काफी परेशान करती थी। ऐसे में उसने उस पर कोई ध्यान ना दिया और हॉल के अंदर दाखिल होने लगा। लेकिन जैसा कि उसने सोचा था, राजवी ने तुरंत उसकी बाहें पकड़ ली और दंपति के भांति चलने लगी। आसपास काफी लोग होने की वजह से अयांश ने धीरे से उसकी बाह पकड़ी और अपने आप से दूर कर दिया। लेकिन जैसा कि राजवी काफी नशे में थी, उसने तुरंत वापस से उसकी बाह पकड़ ली और कंधे पर सिर रख लड़खड़ाते हुए चलने लगी। दूसरी ओर एकांशी दूर बैठी सब कुछ अपनी आंखों से देख ईर्ष्या से जली जा रही थी और एक के बाद एक कई सारे फ्रूट पंच से भरा गिलास पी गई। वहीं पार्टी में आया हर एक शख्स उस फ्रूट पंच को पीकर नशे में झूल रहा था, जिसमें आरोही, नक्श, मायरा और राज भी शामिल थे। उनके बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई और मायरा राज से रूठकर एक कोने में जा बैठी। दोस्तों के कहने पर राज ने उसे मनाने के बारे में एक प्लान रेडी किया और हॉल में लगे म्यूजिक सिस्टम में अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक गाना प्ले कर दिया। मायरा के सामने अपने दोनों हाथ की मदद से कान पकड़ राज ने 2 बार उठा बैठी किया और फिर मायरा के करीब जाकर उसे कंधे से पकड़ खड़ा कर दिया और फिर उसकी हथेली को पकड़ अपने सीने पर रख राज ने अपनी धड़कनों का एहसास करवाया और अगले ही पल आगे बढ़कर उसके गाल को चूम लिया।
राज के डांसिंग स्किल और उसके मनाने के तरीके से मायरा कुछ ही पलों में मान गई और अपने नशे में डूबे दोस्तों के बीच डांस करने लगी। इधर नक्श और आरोही भी एक टेबल पर बैठे ना जाने किन बातों में लगे हुए थे। वहीं अयांश से जब राजवी ने चिपकना ना छोड़ा तो उसने दूर एक ओर खड़े राघव को अपनी तरफ आने का इशारा किया और उसके आते ही राजवी का सारा बोझ उसके ऊपर डाल दिया, जिसके बाद उसने अपने रुमाल को बाहर निकाला और अपने ब्लेजर पर लगे राजवी के लिपस्टिक को साफ करने लगा। इसी बीच उसने अपने पलकों को यूं ही ऊपर उठाया तो देखा सामने से एकांशी अपने हाथ में जूस से भरा गिलास लिए उसकी ओर ही चली आ रही थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, जैसे वो काफी लंबे समय से रो रही हो। जब तक वो उसके नजदीक आई, अयांश ने अपने रुमाल से ब्लेजर से सारा निशान पोंछ लिया और उसे फोल्ड कर वापस अपने पॉकेट में डालने लगा। उसी पल एकांशी ने हाथ में लिए गिलास को अयांश के सामने फर्श पर अपने पूरे बल के साथ फेंक दिया। गिरने के साथ ही गिलास कई हिस्से में टूटकर फर्श पर बिखर गए। उसके टूटे कांच आसपास के दायरे में फैल गए, जिनके ऊपर अपनी हाई हील्स के साथ चलने में एकांशी जरा भी ना हिचकिचाई। उसकी इस हरकत पर अयांश की आंखें चौड़ी हो गई। आसपास के सभी का अटेंशन उन्हीं के ऊपर गड़ने के कारण अयांश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। हालांकि उसे हैरानी और जिज्ञासा जरूर थी। एकांशी को हिल्स के साथ कांच पर चलता देख उसे डर भी लग रहा था कि पैर स्लिप होने के कारण एकांशी को बुरी तरह चोट लग सकती है और वो कांच से जख्मी भी हो सकती है। इसलिए तेजी से आगे बढ़कर उसने एकांशी को चलने से रोका और इन सब हरकतों का कारण पूछने के लिए अपने बंद होंठों को खोलने लगा। तभी एकांशी ने उसके सीने पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान भरने के अगले ही पल उसे जोर से राजवी की तरफ धकेल दिया। उसके धक्के से अयांश पीछे की ओर लड़खड़ाया, लेकिन गिरने से खुद को रोक लिया। एकांशी ने जिस तरह उसे धकेला, गिरने से बचने के बाद उसकी आंखें ठंडी और नीरस हो चली। इतने लोगों के बीच एकांशी ने उसे खुद से दूर धकेलकर जैसे उसकी इंसल्ट कर दी थी, जो ना चाहते हुए भी उसे गुस्सा दिला रहा था। लेकिन वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही एकांशी दौड़ते हुए उसके सीने से आ लगी और म्यूजिक सिस्टम में प्ले गाने के साथ ही अपनी आवाज में गाने लगी। फिर अयांश से अलग होते हुए एकांशी फर्श पर बैठ गई और अपने नाक को छूते हुए फिर से गाने लगी। एकांशी की अस्थिर शरीर और लाल आंखों से अयांश अब तक जान गया था कि एकांशी अपने होश में नहीं है। हालांकि उसे ये समझने में ज्यादा वक्त भी ना लगा कि एकांशी किसी बात की नाराजगी में गाने को गा रही है या शायद वो अपने दिलों में दबे एहसास को होंठों तक लाना चाहती है। इसलिए अगले ही पल वो नीचे बैठा और उसने एकांशी के चेहरे पर आ रहे बालों को उंगलियों के सहारे पीछे करते हुए उसे प्यार से पुचकारा, जिसके दूसरे ही पल अयांश ने एकांशी को बाहों में उठाया और उसके चंचलता से भरी हरकतों को रोकने के लिए मजबूती से पकड़ते हुए अयांश एकांशी को लेकर हॉल के बाहर निकल आया। फिर भी एकांशी ने अपना मुंह बंद ना किया और चिल्ला चिल्ला के गाती रही, तेरी आँखों में दिखता जो प्यार मुझे, मेरे आँखों में भी तुझे दिखता है क्या। इधर अयांश कार तक एकांशी को ले जाते हुए एकांशी ने कितनी दफा इसी दो लाइन को दोहराया था। अयांश इस पर गिनती भी ना कर सका, लेकिन वो सारा वक्त उसके भोले से एक्सप्रेशन को देखता और मुस्कुराता रहा। वहीं एकांशी को मालूम भी नहीं पड़ा था कि जूस पीते पीते कब वो नशे में आ गई थी और अयांश को अपने दिल की सारी बात कह देना चाहती थी। इसलिए जब अयांश ने कार की चाबी पॉकेट से निकालने के लिए एकांशी को नीचे जमीन पर उतारा, एकांशी ने अयांश के दोनों हथेलियों को पकड़कर अपने गाल पर रख लिया और पलकों को तेजी से झपकाते हुए मासूमियत से बोली, बताइए ना, आपको मेरे आँखों में प्यार नहीं दिखता क्या। प्यार? अयांश ने एकांशी की आंखों में झांकते हुए कहा और सोचने लगा कि आखिर क्यों एकांशी उसे अपना प्यार दिखाना चाहती है, जबकि वास्तविकता में वो उससे तलाक की मांग कर रही है। एकांशी की दोहरी बातें अयांश के लिए उलझी पहेली सी बन गई थी। इसलिए अंत में उसने एकांशी को नशे में मानकर उसके इजहार को सिर्फ एक मोह मान लिया और अगले ही पल उसके गाल से अपने दोनों हाथ खींचते हुए बोला, आँखों में प्यार कैसे दिख सकता है,
क्यों नहीं दिखता आपको? मैं एकांशी अयांश आदित्य सिर्फ अकेले में आपकी फिक्र नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे एक पल के लिए भी दूर हो, क्योंकि मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। और इन सब की वजह है कि अब मैं आपके बारे में सिर्फ सोच सोच कर थक चुकी हूँ। अब मैं हकीकत में आपको जीना चाहती हूँ, इसलिए समझ जाओ ना मेरे दिल की बात को। कहते कहते एकांशी की पलकों पर आंसू की बूंद चमकने लगी, जो धीरे से लुढ़क कर उसकी गालों पर आ गए। उसकी उन बेजान से आंखों में दर्द की एक अनकही कहानी साफ दिखने लगी, जिसके हल्के अंश को अयांश पढ़ पाता। उससे पहले ही एकांशी ने उसके कमर के पिछले हिस्से को पकड़ा और अपना सिर उसके सीने पर टिकाते हुए धीरे धीरे फुसफुसाने लगी। मिस्टर अयांश आदित्य, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ, तो क्या आप तब भी मुझे नहीं चाहोगे? पार्किंग एरिया में लोगों का आना जाना लगा हुआ ही था, जिसके कारण कभी गाड़ियां शुरू होने की आवाज आती तो कभी लोगों की आपस में भुनभुनाने की आवाज आने लगती। तब भी अयांश एकांशी की फुसफुसाहट सुनने में कामयाब था। वो आसानी से सुन सकता था कि अभी एकांशी ने क्या कहा था। मिस्टर अयांश आदित्य, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ, तो क्या आप तब भी मुझे नहीं चाहोगे? ये एक वाक्य जैसे उसके मन मस्तिष्क के हर कोने में पहुँच गया था। फिर भी उसने काफी देर तक इस पर विचार किया और अंत में वो एक ही निष्कर्ष पर आकर रुका कि एकांशी उससे आई लव यू कह रही है। एक पल के लिए अयांश को महसूस हुआ जैसे उसे कोई भ्रम हो रहा था। एकांशी कैसे कह सकती थी कि वो उससे प्यार करती है? और अगर वो उससे प्यार करती भी थी, तो क्यों उसने पहले कभी अपने प्यार का एहसास नहीं होने दिया? क्यों अपने होश के दौरान उसने डाइवोर्स की मांग की? दूसरी ओर लंबे समय के बाद जब एकांशी को अयांश की तरफ से कोई जवाब न मिला तो वो कुछ परेशान होने लगी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसने उसके इजहार पर क्या महसूस किया होगा। उसने उसके कमर पर अपनी पकड़ को और अधिक कसा और कांपती हुई आवाज में उसने फिर से कहना शुरू किया, क्या आप दूसरी लड़कियों और मेरे बीच में सिर्फ मुझे नहीं चुन सकते? क्या किसी दीवाने की तरह मेरा पीछा नहीं कर सकते? क्या आप सिर्फ और सिर्फ मेरे बन के नहीं रह सकते? एकांशी की कांपती आवाज और उसके आंसुओं के गीलेपन अयांश के छाती तक पहुंच रहे थे, जो अयांश को ये सब कुछ सच्चाई का आभास करा रहा था। लेकिन बीच में अल्कोहल की बदबू उसे ये भी एहसास दिला रही थी कि एकांशी नशे में है, जिससे उसका दिमाग इन सब बातों को नकार देता। हालांकि अप्रत्याशित इजहार से वो मन ही मन खुश भी हो रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर संज्ञा शून्यता की जैसे पतली परत चढ़ी हुई थी, जो उसके मन की खुशी को बाहर जाहिर होने से रोके हुए था। इधर एकांशी रोने और कहने के बीच बीच में अपना सिर उसके सीने से अलग कर अपनी लंबी पलकों को उठाकर अयांश के चेहरे की नीरसता को देख लेती, जो कि उसकी हिम्मत को तोड़ने का काम कर रही थी। इसलिए आखिर में उसने गहरी सांस भरी और जोश भरी आवाज में उससे कहा, अयांश, आई लाइक यू, आई रियली 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 लाइक यू। जिस सांस पर आपने सिर्फ सताने का हक जताया था, क्या उन सांसों को मोहब्बत के तपिश से नहीं घोल सकते? राजवी, और आपको साथ देखती हूँ तो लगता है जैसे मेरे दिल को किसी ने कुचल कर रख दिया हो, जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर में आग सुलगा दी हो। एकांशी के इतने स्पष्ट और बिल्कुल पाक मन से कहे इन शब्दों ने अयांश के मन पर एक ठोस छाप बनाई, जो उसके लिए ऐसा था जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी दी हो। अगर उसका प्यार जिंदगी भर के लिए उसका साथ मांग रहा था, तो उसमें इनकार करने जैसा क्या हो सकता था? हालांकि उसका उन्मादित दिल अभी भी इस हकीकत पर यकीन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने अपने दांतों से होंठ को जोर से काट लिया, जिससे उसके होंठ में तेज दर्द का एहसास होने लगा। तब जाकर उसे यकीन आया कि वो कोई सपना तो नहीं देख रहा था, जिस लड़की की मोहब्बत पाने की वो इमेजिनेशन भी नहीं करता था। शुरुआती दिनों में जिसे वो एक आंख नहीं भाती थी, उसने अभी अभी उसे बताया था कि वो उससे प्यार करती है, किसी और के साथ देख उसे जलन होती है। 1.5 महीने पहले एकांशी ने जब उससे तलाक की मांग की, तब उसने मजबूती से संकल्प लिया कि वो कभी उसे अपने प्यार के बारे में जाहिर नहीं करेगा और न ही खुद को तकलीफ पहुंचाने के लिए उससे नजदीकियां बढ़ाएगा। लेकिन इस वक्त उसका वो संकल्प टूटकर बिखर चुका था। उसने सुना था कि नशे में इंसान अपने दिल की सारी बातें सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेता है,
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर लगा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि एकांशी सुबह तक इन सभी बातों को भूल जाए और रात भर की ये खुशी उसके लिए जिंदगी भर की तकलीफ ना बन जाए। दूसरी ओर अयांश की खामोशी ने एकांशी के दिल को धीरे धीरे चीरना शुरू कर दिया था, जिससे उसके दिल का जख्म और बड़ा होने लगा और अब उसे लगने लगा जैसे अपने प्यार के बारे में बताकर उसने खुद को एक बेकरार और क्षुद्र साबित कर दिया हो। इसलिए धीरे धीरे उसने अयांश के कमर से अपनी बाह ढीली करनी शुरू कर दी और एक लम्हे बाद ही उससे पूरी तरह अलग होकर खड़ी हो गई। अयांश से अपने प्यार के इजहार करने में ही एकांशी ने अपनी सारी हिम्मत लगा दी थी, जिसके कारण अब उसे अयांश का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हालांकि उसे ये भी एहसास था कि अयांश उसे ही घूर रहा है, इसलिए जब अयांश उसे कुछ कहने के लिए अपने होंठ हिलाने लगा तो उससे पहले ही एकांशी ने अनुमान लगा लिया कि वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा। इसलिए उसकी बात सुनने से पहले ही उसने अपनी बाहों को उसके गले में डाल दिया और अपने एड़ियों को उठाकर उसके माथे से अपने माथे को जोड़ लिया। उलझे धागे के समान उसने अयांश को पूरी तरह खुद में जकड़ लिया था। एकांशी की इन हरकतों से अयांश पीछे की ओर लड़खड़ाया, लेकिन खुद को कार के दरवाजे पर टिकाते उसने अपने पैरों को स्थित किया ही था कि तभी उसे एकांशी की फूट फूट कर रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। आप मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपकी और मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए आपको सिर्फ मेरे साथ ही रहना चाहिए। आपकी पत्नी मैं हूँ, तो आपको दिन के साथ साथ रातें भी मेरे साथ बितानी चाहिए, ना कि किसी और के साथ। एकांशी के जोर से रोने की वजह से कई राहगीरों का ध्यान उनकी ओर हो गया था और कुछ रुककर उनकी तस्वीर और वीडियो भी बनाने लगे थे, जिनकी खबर होते हुए भी अयांश ने कोई ध्यान नहीं दिया और एकांशी की बात सुनता रहा, जो रोने के साथ ही कहे जा रही थी, अयांश आप क्या चाहते हैं? क्या कभी हम एक फैमिली की तरह नहीं रहेंगे? क्या कभी हमारा परिवार नहीं होगा जैसे बाकियों का होता है? मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना, मैं तब भी आपसे प्यार करती रही जब आपने मुझे तकलीफ दिया, जब मुझे छोड़कर चले गए, जब मैंने आपकी रात भर देखभाल की और बदले में आपने मुझे गिरी हुई लड़की कहा, मेरे साथ हमबिस्तर होने के बाद इसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत लगाई और हमारे प्यार को सौदा बना दिया। भले ही अयांश अब तक वहाँ मौजूद लोगों की फिक्र नहीं कर रहा था, लेकिन जब एकांशी बेपरवाही से अपने नजदीकियों को बयां करने लगी तो अयांश चौंक गया। एक शर्म की लाल लकीर उसके सादे चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी, इसलिए अगले ही पल उसने अपने हथेली को उसके मुंह पर दबाया ताकि एकांशी आगे बोलना बंद कर दे। लेकिन अयांश के इस हरकत ने उसे और भी ज्यादा उग्रता से भर दिया और मुंह दबाने के बाद भी वो कहती रही, इतना सब कुछ सहने के बाद आप चाहते हैं मैं अपना प्यार का हक भी ना लूं। मैंने सोचा था कि आपको कभी नहीं बताऊंगी कि जब पहली बार आपको देखा था तभी से आप मेरे दिल का हिस्सा बन गए थे, लेकिन मैं अब इसे और दबा के नहीं रख सकती, बर्दाश्त नहीं होता, सब कुछ मेरे दिल में घाव जैसे चुभता है। अपने ही प्यार से जलील होना, उसकी नफरत के साथ जीना कैसा होता है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। एकांशी के लव कन्फेशन और उसकी दिल में दबी हजारों शिकायतों के बीच मोहब्बत पाने के जिद ने जैसे अयांश को हैरान कर दिया था। वो नहीं जानता था कि एकांशी कल तक इन सभी बातों को याद रख सकेगी या नहीं, लेकिन उसे अब तक इस बात का यकीन हो चला था कि उसके हर एक लफ्ज सच्चे थे, जिन्हें शायद वो होश में रहकर कभी नहीं कह सकती थी। हालांकि उसे ये एक बात परेशान भी कर रही थी कि क्या अपने इसी प्यार को पाने की कोशिश में उसने पार्टी वाले रात को उसके साथ संबंध बनाया था, क्या वो एक वही रास्ता सोच सकती थी? वो अपने सभी ख्यालों को सुलझा पाता उससे पहले ही उसका ध्यान एकांशी के मुंह पर रखे हाथ पर गया, जिस पर एकांशी ने भी अपना हाथ रख दिया था और अपना बोलना खत्म कर उबकाई जैसा करने लगी थी। तेजी से उसके मुंह से अपना हाथ खींचते हुए अयांश ने उसके पीठ को कुछ देर तक सहलाया। जब उसे लगने लगा कि एकांशी ठीक महसूस करने लगी है तो उसने कहा, एकांशी इस तरह चिल्लाना बंद करो, चलो यहाँ से घर चलते हैं, वहाँ मैं तुम्हें एंटी अल्कोहल पिल्स दूंगा।
नहीं, मैं कहीं और कुछ नहीं करना चाहती। मुझे कोई दवाई नहीं खानी, मुझे किसी घर में नहीं जाना। मैं नहीं चाहती कि आप घर ले जाकर मुझे डांटे, लेकिन मैं एक शर्त पर घर चल सकती हूँ, अगर आप मुझे एक बच्चा देने का वादा करते हैं। मिसेस सेन ने बताया था कि एक बच्चा पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, तो क्या हम एक बच्चे के द्वारा अपने रिश्ते में मजबूती नहीं ला सकते? लेट्स मेक अ बेबी अयांश, आई वॉन्ट वन लिटिल किड। एकांशी को बोल्डनेस अंदाज में अपनी बात बिना किसी झिझक के कहता देख अयांश अवाक रह गया था। कभी उसकी नजर लोगों के खिलखिलाते चेहरे पर जाती, तो कभी एकांशी के आंसुओं से झिलमिलाते आंखों पर। लेकिन अपनी जिंदगी में वो पहली बार इस तरह के परिस्थिति का शिकार हुआ था, इसलिए इसको हैंडल करने का उसका तरीका काफी अनाड़ियों की तरह लग रहा था। जिससे जब वो परेशान हो गया तो उसने जबरदस्ती कार का दरवाजा खोला और एकांशी को जबरन उसके अंदर बैठाने लगा। दूसरी ओर एकांशी थी जिसे किसी तरह की लाज का ख्याल नहीं था और वो लगातार कहे जा रही थी, अयांश, लेट्स मेक अ बेबी टुनाइट। मुझे 10 बच्चे चाहिए ताकि हमारा रिश्ता मजबूती की हद पार कर दे, जिससे इंसान तो इंसान, कोई प्राणी भी हमारे बीच ना आ पाए। एकांशी की बचकानियों के आगे और लोगों के इकट्ठे होते भीड़ के कारण अयांश ने आखिर में हार मान ही ली और एकांशी को सीट पर बैठाने के बाद सीट बेल्ट कसते हुए बोला, अब बस चुप हो जाओ, तुम्हारी इन बातों को सभी लोग सुन रहे हैं, थोड़ी तो लिहाज बरकरार रखो। इस तरह सब कुछ कल के पेपर में हेडलाइन बन जाएगा और तुम्हारे 10 बच्चों की जिद तुम्हारे एम्बेरसमेंट का कारण बन जाएगा। फिर भी एकांशी चुप ना हुई और अयांश को अपना सिर कार से बाहर निकालता देख झट से उसके गले में अपनी बाहों को किसी ऑक्टोपस की तरह फंसा कर रोक लिया, जिसके बाद उसी तरह की सिसकियों के साथ कहती रही, मैं बिना कोई जवाब लिए घर वापस नहीं जाना चाहती, मुझे अपने हर एक बात का जवाब इसी वक्त चाहिए, बताइए आप सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे या नहीं? अयांश उसकी निगाहों में छुपी बेबसी और बेचैनी को आसानी से आंक सकता था, इसलिए बिना कोई कमिटमेंट किए उसने अपने गले से उसके बाहों को अलग किया और उसके गाल पर हाथ रख शांत करते हुए बोला, जब तुम ये सब कुछ अपने होश में कहोगी तो दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोक पाएगी, लेकिन इस वक्त मैं कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारी इन बातों में उतनी ही सच्चाई झलक रही है जितना कि हमेशा से हमारे रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग रही थी, बिल्कुल ना मात्र के बराबर। ओ, एकांशी टूटे मन से बोली और दूसरी ओर मुंह घुमाकर बैक सीट से टिक गई। एक पल में ही उसके अंदर की सारी उत्सुकता जैसे खत्म हो गई। जब तक अयांश दूसरी तरफ से आकर कार में बैठा, उसने खुद को तैयार किया और एक बार फिर बोली, इसका मतलब साफ है कि हमें तलाक ले लेना चाहिए। जब इस रिश्ते में ना मात्र की अंडरस्टैंडिंग ही है और आप प्यार कर ही नहीं सकते, तो तलाक ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं हर रात आपको किसी और को बाहों में लेकर सोता इमेजिन नहीं कर सकती। कार को स्टार्ट करते हुए तलाक शब्द सुन अयांश के हाथ कांप गए और स्तब्ध होते हुए उसकी निगाहें पार्किंग एरिया में घूमते लोगों के चलते फिरते शरीर पर जैसे अड़सी गई। जैसा कि उसने सोचा था, एकांशी अपने किसी भी लफ्ज पर सिंसियर नहीं थी। एक पल पहले उसे प्यार की चाहत थी और दूसरे ही पल वो तलाक की मांग कर रही थी, और एक वो था जो दिल ही दिल में कामना करने लगा था कि एकांशी अपने हर एक शब्द को कल तक याद रख सके और सुबह भी उसे वही सुनने को मिले जो उसने नशे के दौरान कहा। इधर जब तक वो दोनों आदित्य मेंशन पहुँचे, तब तक सुनीता और दिनेश एक साथ हॉल में बैठे शादी के लिए कुछ गहने देख रहे थे। तभी डोर बेल बजी और सुनीता दरवाजा खोलने बढ़ गई। दरवाजा खोलते ही उसने सामने अयांश के सीने पर सिर रख कर सोई एकांशी को देखा, जिसमें से अल्कोहल की गंदी बदबू भी आ रही थी। अपने हाथ को नाक के आगे लहराते हुए सुनीता ने अजीब सा मुंह बनाया और बोली, ओह ये बच्चे भी ना, मैंने मना किया था कि पार्टी में शराब इस्तेमाल मत करना, लगता है एकांशी ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है। सुनीता को देख अयांश एकांशी की तरफ से कोई जवाब देता या उन्हें मात्र घूरने भर के लिए अपनी पलकें उठाता, उससे पहले ही एकांशी ने अपनी आंखें खोल ली और अयांश के सीने से अलग होकर घर के अंदर दाखिल हो गई। अचानक से सुनीता के गले लगते हुए उसने कहा, आंटी अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया, कल एक दिन मैं भी आपको खिलाऊंगी खाना, अब आपको गुड बाय, सबको गुड बाय कर दूंगी।
क्या सुनीता ने खुद के ऊपर एकांशी के भार को रोक उसके पीठ पर हाथ रखा और थोड़ी उलझन के साथ अयांश की तरफ देखने लगी। पहले ही अयांश एकांशी के तलाक और प्यार वाले बात पर काफी कंफ्यूज था, इसलिए उसने एकांशी को खींचकर सुनीता से अलग किया और उसके कानों के करीब खुद को झुकाकर कहने लगा, अब सुबह बात होगी, कमरे में चलो। आप रुकिए, मुझे सबको अलविदा कहने दीजिए, क्योंकि मैं अब अकेली रहूंगी, सबसे अलग होकर सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। आपने मुझे और मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और सोचते हैं कि मैं बेशर्म की तरह आपके साथ रहूंगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। एकांशी ने अयांश को खुद से दूर धकेला और सीधे चलते हुए सोफे के करीब खड़े दिनेश के पास चली गई। पीछे से सुनीता और अयांश दोनों उस तक दौड़े और उसे बीच में ही रोक लिया। सोफे पर बैठाते हुए सुनीता ने एकांशी को एक गिलास पानी ऑफर किया, लेकिन एकांशी पानी का गिलास लेने के बजाय उन्हें अजीब तरह से घूरने लगी। फिर अचानक से खड़ी होते हुए बोली, आप वही है ना जिन्होंने उस रात भी मेरी मदद की थी, जब अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई थी और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो आपने मुझे अपना रूम दिया और कहा कि मैं वहाँ आराम कर सकती हूँ, लेकिन फिर सब गड़बड़ हो गया। लेकिन आप मुझे बहुत अच्छी लगती है आंटी। ऐसा कहते हुए एकांशी ने अयांश की ओर अपनी उंगली उठाई और उसके चेहरे पर पॉइंट करते हुए फिर कहने लगी, ये आदमी तभी से मेरे जिंदगी में अजीब तरह से पेश आ रहा है। क्या मैंने कहा था मेरे साथ सोने के? एकांशी के इतना कहते ही अयांश ने उसके मुंह पर हाथ रख दबाया और उसे आगे कहने से रोक दिया। थोड़ी कोशिश के बाद एकांशी जब उसके हाथ को अपने चेहरे से हटा ना पाई, तो आंखों को बंद कर अयांश के सीने पर लुढ़क गई, जिससे अयांश ने अपना हाथ नीचे किया और सुनीता के रंग उड़े चेहरे पर अपलक घूरने लगा। दूसरी ओर दिनेश को भी एकांशी की बातों में बर्थडे पार्टी वाले रात की घटना का ही एहसास हुआ, जिसके कारण वो भी सुनीता को शक की निगाहों से देख रहा था। वहीं सुनीता के बिल्कुल होश ही उड़ गए थे। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था और शरीर में आग सी चिंगारियां छूट रही थी, जो उसके माथे को पसीना पसीना कर गई। एकांशी की अब तक की कई सारी सफाइयों और बातों को उस रात के घटना से जोड़ते हुए अयांश ने एक कर हर एक घटना को सॉल्व कर लिया। डायबिटीज की मेडिसिन कहकर एकांशी से उसे नशे की दवाई दिलवाने वाली सुनीता ही थी और उन दोनों को एक ही कमरे तक पहुंचाने में भी सुनीता का ही हाथ था। एक बार जब उसका दिमाग हर एक बात को लेकर क्लियर हो गया, तो उस एक पल में वो बस सुनीता का गला घोट देना चाहता था। गुस्से से उसकी भौहें तनी हुई थी और आंखें खून सी लाल नजर आ रही थी। अपने गुस्से को काबू में रखने के बारे में वो ख्याल तक नहीं करना चाहता था, इसलिए अगले ही पल वो सुनीता से एक्सप्लेनेशन मांगने को आगे बढ़ा। लेकिन जैसा कि एकांशी उसके सीने से टिक कर सोई हुई थी, वो आगे बढ़ ना पाया और अपनी पलकें नीचे कर एकांशी के अबोध चेहरे को निहारने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा से झलकती मासूमियत को वो आज तक सिर्फ दिखावा समझता आया था। उसके आंसुओं को झूठ और प्रत्येक बात के लिए फरेबी ठहराता आया था। अपनी सभी बेरुखी को याद करते हुए सुनीता के प्रति अयांश का गुस्सा जैसे अंदर ही अंदर ज्वालामुखी सा फट गया और उसने एकांशी को सलीके से पकड़कर सोफे पर बैठा दिया, जिसके बाद वो मुड़ा और एकाएक सुनीता के गर्दन को पकड़ लिया। क्यों? मुझे बिना मतलब की कोई बात मत बताना। समझाओ कि तुमने मेरे और एकांशी के साथ वो सब कुछ क्यों किया। अयांश बेढंगे तरीके से गरजा और बिना कोई रहम किए सुनीता के गले को ऐसे दबाने लगा जैसे वो इस वक्त उसे मार ही डालेगा। अयांश के दबाव की वजह से सुनीता का चेहरा लाल और पसीने से तरबतर हो गया और सिवाय आंखों से आंसू और गले से खांसने की आवाज के अलावा कुछ भी बाहर ना निकला। दिनेश भी सुनीता पर काफी गुस्सा था, लेकिन जब उसे अयांश कंट्रोल से बाहर जाता दिखाई पड़ा, तो उसने अयांश का हाथ पकड़ सुनीता के गले से अलग करना शुरू कर दिया। काफी लंबी कोशिश के बाद आखिर में उसने अयांश और सुनीता को अलग किया और अयांश को शांत करने के लिए उसे पीठ की ओर पकड़ लिया। तब भी अयांश अपने हाथों को आगे कर सुनीता को पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन चूंकि सुनीता नीचे झुककर खांस रही थी, इसलिए उसके हाथ ना लग पाई और अपने सहूलियत में आते ही अयांश से दूर हो गई।
कहीं ना कहीं उसे भी समझ आ गया था कि वो अब कितना भी झूठ क्यों ना बोल ले, अयांश और दिनेश उसका यकीन नहीं करेंगे। इसलिए उसने चिल्लाते हुए हर एक साजिश का खुलासा किया। मैंने ही किया था, मैंने ही एकांशी को तुम्हारे कमरे तक पहुंचाया था। वो मैं थी जिसने तुम्हारी नजरों में एकांशी के कैरेक्टर को खराब किया। इतना कहते हुए उसने अपने अंदर लंबी सांस खींची और अगले ही पल व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, कैसे उस लड़की की मोहब्बत पाने के लायक बनोगे जिसे तुमने आज तक कभी अपनाया ही नहीं। सुनीता। दिनेश अयांश को छोड़ चिल्लाया और अगले ही पल सुनीता के तरफ बढ़ाया, लेकिन सुनीता ने कहना बंद नहीं किया और बड़बड़ाती रही, वो जो ऑफिस केबिन में तुम एकांशी को टार्चर करते हो, घर में उसको अकेला छोड़ देते हो, उसके बदले तुम उससे प्यार पाने की उम्मीद कैसे लगाओगे? कैसे सारी जिंदगी इस गिल्ट के साथ जियोगे कि तुमने एक ऐसी लड़की को गलत समझा जो हमेशा से पाक दामन रही थी। मैं सब कुछ कबूल करती हूँ तो क्या, आखिर तुम क्या कर लोगे अयांश? इन सभी चीजों को साबित कैसे करोगे? बस करो सुनीता, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अयांश बेटा है इस घर का, उसके साथ ये सब करते हुए तुम्हें जरा भी झिझक नहीं हुई? दिनेश ने हैरानी से पूछा। नहीं हुई, ये कभी इस घर का बेटा नहीं था। इस घर का सिर्फ एक बेटा है, वो नक्श है। ये तो वो मनहूस है जो अपने माँ बाप को खा गया। इसे मेरे घर का बेटा कहने की हिम्मत मत करना दिनेश। सुनीता ने इतना कहा था कि तभी एक झंझनाहट भरा तमाचा उसके गालों पर पड़ा, जो दिनेश ने इतने बल से मारा था कि वो फर्श पर गिर गई और गालों पर हाथ रखे दिनेश को घूरने लगी। उसे दुत्कारते हुए दिनेश ने धमकाया, अब एक शब्द भी मत कहना, वरना अयांश कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं तुम्हारी जान जरूर ले लूंगा। इतना कह दिनेश पीछे मुड़ा तो पहली बार उसे अयांश की आंखों में आंसू नजर आए, जो एक बार को उसके गालों तक लुढ़के ही थे कि उसने उसे पोंछ कर हटा लिया। अयांश की ओर बढ़ने से पहले दिनेश ने अपने हाथ उसके आगे जोड़ लिए और कहने लगा, अयांश, जानता हूँ कि तुम्हें इस वक्त इस औरत को सजा देने से नहीं रोकना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और मोहलत भी। एक बार मेरी मायरा की शादी हो जाए, उसके बाद मैं खुद इसे इस जायदाद और इस घर से बेदखल कर दूंगा। ये वादा है मेरा कि 13 दिन के बाद तुम्हें ये औरत यहाँ नजर नहीं आएगी। क्यों? अयांश चिल्लाते हुए कांप गया। क्यों बात मानूं मैं आपकी? क्या दिया है इस घर ने सिवाय तकलीफों और अकेलेपन के अलावा? और जब मैं एक लड़की से मिला तो उसके अंदर भी मेरे लिए सिर्फ नफरत ही भर दी। आप अपने वादे को संभाल के रखिए मिस्टर दिनेश आदित्य, क्योंकि जिस दिन भी मुझे इस औरत के खिलाफ आधा सबूत भी मिल गया तो इसे सलाखों के पीछे पहुंचाए बिना मैं दम नहीं लूंगा। और वो दिन कल ही क्यों ना हो, मुझे मायरा की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बात खत्म कर अयांश ने फर्श पर गिरी सुनीता को देखा तो उसके अंदर का खून गुस्से से जैसे उबाल मारने लगा और उसने सामने रखे टेबल पर बलपूर्वक लात मार दी, जिसके बाद उसने अपने बालों में हाथ फेरा और पीछे मुड़कर बेहोश एकांशी को अपनी बाहों में उठा लिया। हलचल से एकांशी की आंखें खुली तो उसने खुद को अयांश की बाहों में देख लड़खड़ाई सी आवाज में पूछा, आप क्या कर रहे हैं? हम घर जा रहे हैं, अपने घर। अयांश ने एकांशी को जवाब दिया और उसके सच्चाई बयां करते आंखों को 2 पलों तक देखने के बाद धीरे से उसके माथे को चूम लिया, जिसके बाद एकांशी ने फिर अपनी धुंधली नजरों को घर में चारों ओर घुमाया और बोली, लेकिन हम तो घर आ गए थे ना। एकांशी की सौम्य आवाज से अयांश का दिल और अधिक चकनाचूर हो रहा था, जिससे उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली पड़नी शुरू हो गई और धीरे धीरे वो गर्म आंसू बहते हुए एकांशी के शरीर पर गिरने लगे। उन आंसुओं की ठंडक जब एकांशी ने महसूस किया तो हाथ उठाकर अयांश के आंसू पोंछते हुए मधुरता से बोली, आपके आंसू मुझे भी उदास कर रहे हैं, प्लीज इन्हें बहने मत दीजिए, मैं हमेशा साथ रहूंगी आपके, हमदर्द बन के। सारी सच्चाई जानने के बाद अयांश गुस्से में एकांशी को लेकर जुहू मेंशन निकलने लगा और जाने से पहले अयांश ने अंजलि को कॉल मिलाया और उसे घर वापस आने का ऑर्डर दिया। घर आने के बाद अयांश ने एकांशी को सुला दिया और खुद शावर लेने के लिए बाथरूम में घुस गया। ठंडा शॉवर लेकर निकलने के बाद बिना बाल सुखाए
उसने चेंजिंग रूम से अपना व्हाइट शर्ट लिया और सिगरेट के 2 पैकेट लेकर कमरे से निकल लिया। जब तक वो स्टडी रूम तक पहुंचा, उसने शर्ट को पहन लिया और बीच के 2 बटन लगाते हुए कुर्सी पर बैठ गया। जिसके बाद उसने सिगरेट निकाला और लाइटर की मदद से जलाते हुए उसे मुंह में रख लिया। जितनी बार भी वो सिगरेट के कश खींचता, उतनी बार उसे एकांशी का मासूम बिलखता चेहरा याद आ जाता, जिन आंसुओं को देखकर कभी उसे तकलीफ ना हुई। आज मात्र याद आने भर से अयांश का दिल कई हिस्से में टूट रहा था। सुनीता की दिली जलन ने उसकी जिंदगी को नर्क से भी बदतर हालत में पहुंचा दिया था। इस वक्त ना तो उसे दिमागी सुकून था और ना ही सुनीता के प्रति गुस्सा कम हुआ था, और फिर रोते रोते ही वो वहीं सो गया। इधर सुबह होते ही एकांशी की तबीयत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि कल रात उसने काफी अल्कोहल पी लिया था और अब उसके पेट में तेजी से दर्द हो रहा था। वहीं अंजलि जब एकांशी के रूम में गई और उसे ऐसी हालत में देखा, तो वो तुरंत अयांश के पास जा पहुंची और उसे एकांशी की तबीयत के बारे में बता दिया। ये सुनते ही अयांश तुरंत एकांशी के पास पहुंचा और उसे दर्द में देखकर फौरन अपनी बाहों में उठाया और कार में बैठाकर अस्पताल के लिए निकल गया। पूरे रास्ते अयांश का दिमाग सिर्फ एकांशी पर लगा हुआ था। वो उसे बाहों में भरकर जी भर प्यार करना चाहता था, उसे सारी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन इस समय वो खुद को असहाय महसूस कर रहा था। इधर अस्पताल में तुरंत डॉक्टर ने एकांशी का चेकअप किया और फिर अयांश के पास आकर बोले, मुबारक हो मिस्टर आदित्य, आप पिता बनने वाले हैं। ये सुनकर अयांश बुरी तरह चौंक गया और डॉक्टर से बोला, क्या सच में? और एकांशी कैसी है? जिसके जवाब में डॉक्टर ने उसे बताया कि वो पूरी तरह ठीक है। कल अल्कोहल लेने की वजह से उन्हें ये पेन हुआ था। हमने उन्हें दवा दे दी है, अब आप उन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन अब आपको उनका बहुत ध्यान रखना होगा। इसके बाद अयांश एकांशी को घर ले आया और बेड पर लेटा दिया। एकांशी को भी अपने माँ बनने की खबर थी और इस समय वो बहुत अलग महसूस कर रही थी। तभी अचानक उसे अपने ऊपर आंसुओं की बूंद महसूस हुई और उसने सर उठाकर अयांश की तरफ देखा और बोली, आप रो क्यों रहे हैं? एकांशी का इतना बोलना ही था कि अयांश पूरी तरह टूटकर बिखर गया और उसके पास बैठते हुए बोला, मुझे माफ कर देना, मुझे हर चीज के लिए माफ कर दो। तुम तो कभी गुनहगार थी ही नहीं, वो तो मैं था जिसकी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा, लेकिन तुमने सब कुछ सहा और मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं तो शायद तुमसे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं। एकांशी बस हैरान होकर सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी अयांश फिर बोला, ना जाने मैंने क्यों तुम पर भरोसा नहीं किया, और एकांशी को उस रात और सुनीता की चालों के बारे में सब बता दिया। एकांशी पूरी तरह हैरान थी, उसके आंखों में भी आंसू आ चुके थे। तभी अयांश फिर बोला, मुझे बस एक मौका दे दो एकांशी, मैं तुम्हें वैसी फैमिली दूंगा जैसे तुमने मांगी थी, बस मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं मैं मर जाऊंगा, अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। एकांशी ने मरने वाली बात सुनकर अयांश के मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, कभी नहीं जाओगी, देर से ही, लेकिन आज मेरी दुनिया मुझे वापस मिली है, प्लीज आप मत रोइए, आज के बाद दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। दोनों ने इस पल दिल के सारे जज्बात कह डाले थे और दोनों की आंखों में बेतहासा आंसू थे, लेकिन आज इन आंसुओं की बूंदों में तपिश नहीं बल्कि खुशियों का ठंडकपन था। उधर रात को राजवी राघव के साथ थी और इस बार नशे में उसने राघव को अपने दिल की सारी बातें बयां कर दी थी, जिसके बदले में राघव ने भी राजवी के प्यार को अपना लिया था, क्योंकि राजवी को अब समझ आ चुका था कि अयांश एकांशी को बहुत प्यार करता है और उसे कभी नहीं छोड़ेगा, और वो राघव के पास में वही खुशी महसूस कर रही थी जो खुशियाँ वो अयांश के साथ रहकर बटोरना चाहती थी। इधर मायरा के शादी से 2 दिन पहले आर्या जब अपने लीव से लौटा तो उसने अयांश को बर्थडे पार्टी की सीसीटीवी फुटेज भी दे दी, जिसमें अयांश साफ साफ देख सकता था कि एकांशी के ड्रिंक में पिल्स डालने वाली और एकांशी से ही उसे नशे की ड्रिंक दिलवाने वाली सिर्फ और सिर्फ सुनीता थी। सबूत हाथ लगने से अयांश गुस्से में ऑफिस से निकला और सीधे आदित्य मेंशन के लिए निकल गया।
वो पूरे रास्ते सिर्फ सुनीता से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी उसे एकांशी की बात याद आ गई, जब उसने उससे कहा था कि प्लीज अब सुनीता आंटी को कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी एक की वजह से आपके अपनों पर कोई आंच आए। और आपकी बहन मायरा की शादी भी है। अब हमारे पास सब कुछ है, तो मैं सभी के साथ आगे का जीवन खुशी से बिताना चाहती हूँ। और ये सब याद करके अयांश का मन थोड़ा बदलने सा लगा था। वहाँ पहुंचकर अयांश गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, कहाँ है सब? उसकी आवाज सुनकर हाल में बैठे दिनेश खड़े हो गए। वहीं नक्श और मायरा भी अयांश की आवाज सुनकर नीचे आ गए। तभी मायरा बोली, भाई आप इतने गुस्से में क्यों हो? तो जवाब में अयांश ने अपने हाथ में लिए सारे सबूत सभी को दिखाए। दिनेश को तो पहले ही सुनीता का सच पता चल चुका था, लेकिन नक्श और मायरा की नजरों में अब सुनीता पूरी तरह उतर चुकी थी। तभी नक्श ने कुछ बोलना चाहा, तो अयांश फिर बोला, मैं सुनीता को किसी भी हाल में माफ नहीं करना चाहता था, लेकिन दिनेश अंकल के कारण अभी मैं चुप हूँ। मैं किसी और की वजह से मायरा की शादी खराब नहीं करना चाहता। तभी ऊपर से सुनीता भी नीचे आती हुई दिखाई दी, तो अयांश के आंखों में जैसे खून उतर आया हो और वो जलती आंखों से बोला, और हाँ, एकांशी माँ बनने वाली है। तो मित सुनीता, आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर चुका है, और अगर अब एकांशी या मेरे साथ कुछ भी करने का सोचा तो याद रखिएगा आपके प्रति मेरा गुस्सा किस हद तक जा सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकती। और ये कहते हुए अयांश वहाँ से निकल गया और उसके जाते ही नक्श और मायरा ने सुनीता को ऐसे घूरा जैसे उनकी नजरें इस बात की गवाही दे रही हो कि वो अब सुनीता को माँ भी नहीं मानना चाहते। इधर सुनीता तो जैसे आज पूरी तरह हार चुकी थी। आज उसका सपना तो टूटा ही, लेकिन साथ में उसके अपने भी छूट चुके थे। तभी नक्श ने सुनीता से कहा, अब मुझे आपके किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं मायरा की शादी के बाद आरोही से बिना किसी शर्त के शादी करूंगा। आप चाहे तो उसमें शामिल हो सकती है। इधर अयांश एकांशी का पूरी तरह से ख्याल रखता था। उन दोनों के बीच की सारी नफरत अब मोहब्बत में बदल चुकी थी। उन्होंने साथ में मायरा और फिर नक्श की शादी में खूब एंजॉय किया। वो सब अब एक रियल फैमिली बन चुके थे। सुनीता को छोड़कर अब बाकी सभी लोग बहुत खुश थे। वो कहते हैं ना कि जिंदगी कैसी भी हो, आखिर में सब ठीक हो ही जाता है। तो यहाँ भी आखिरकार एकांशी को उसके सपने का राजकुमार मिल ही गया, जो उससे प्यार भी करता था, उसका ख्याल भी रखता था और उसे सारी खुशियाँ देता था। और धीरे धीरे दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। अंत में एकांशी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और अयांश के साथ साथ एकांशी की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की अगली कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।